आपको क्या लगता है एक दिन में कितनी प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं? एक, दो या ज्यादा से ज्यादा तीन, है ना? मुझे आपको बताते हुए दुख हो रहा भाई कि साइंटिस्ट के अनुसार हर 24 घंटे में पूरी 200 प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि हर साल लगभग 73,000 मछलियां, कीड़े, मैमल्स और पौधे ऐसे हैं जिन्हें हम फिर कभी नहीं देख सकेंगे। इसलिए 6 करोड़ 50 लाख साल पहले डायनासोर के विलुप्त होने के बाद से हम अब तक के सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन के दौर से गुजर रहे हैं। अब इनमें से कुछ जानवर यूनिक हैं और खूबसूरत भी, तो कुछ बहुत ही बेढंगे से हैं। तो आइए डालते एक नजर ऐसे अद्भुत जानवरों पर जो कि विलुप्ति की कगार पर हैं। काले पैरों वाली खूबसूरत बिल्ली। दोस्तों, ऐसा कौन सा सबसे खतरनाक शिकारी है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं? शायद एक बहुत बड़ा शेर। तो क्यों ना आप इस छोटे से जानवर को आजमाएं। अपने लुक्स के बावजूद ये आपके आस पड़ोस में देखी जाने वाली मामूली बिल्ली नहीं है जो किसी बड़े एडवेंचर पर जा रही है। यह अफ्रीका की ब्लैक फुटेड कैट है जो दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। पूरा वयस्क होने पर भी ये सिर्फ 20 इंच तक लंबा और 4 पाउंड से थोड़ा ज्यादा भारी होता है। लेकिन भाई, ब्लैक फुटेड कैट का हंटिंग सक्सेस रेट फिर भी 60% है। ये भेड़ियों के 14% और शेरों के 25% से अच्छा खासा ज्यादा है। कई छोटे मैमल्स और पक्षियों को जल्दी से मरने की उनकी कैपेसिटी के बावजूद ब्लैक फुटेड कैट को एक खतरा है। बात यह है कि पालतू मवेशी इसके नेचुरल इलाके में घुसकर घास चढ़ जाते हैं, जिससे इस बिल्ली का शिकार कम पनपता है। इतना ही नहीं, टिड्डियों और दूसरे बड़े शिकारियों जैसे सियार और कारागल को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहर ने ब्लैक फुटेड कैट की आबादी को बेहद नुकसान पहुंचा है। इतना कि ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ ऐसी 10,000 से भी कम मैच्योर बिल्लियां बची हैं। वेल, कम से कम इन नन्ही मुन्नी बिल्लियों को तो जीने दो यार, है ना? इनक्रेडिबल आयरिश वुल्फ हाउंड। दोस्तों, अगर आप बिल्लियों की जगह कुत्तों को ज्यादा पसंद करते हैं तो ये अगला जानवर आपका बहुत अच्छा दोस्त साबित होगा। कुत्ते की ये ब्रीड, जिसे आयरिश वुल्फ हाउंड कहते हैं, रोमन एम्पायर के जमाने से आयरलैंड में रहता है। आयरिश वुल्फ हाउंड दुनिया में कुत्ते की सबसे बड़ी नस्ल है। इसका वजन 180 पाउंड तक हो सकता है और सर से लेकर पैर तक ये 7 फीट लंबा हो सकता है। इन विशाल कुत्तों को शिकार से लेकर युद्ध तक कई अलग अलग चीजों के लिए ब्रीड किया गया था। आयरिश वुल्फ हाउंड को उनका ये नाम इसलिए मिला क्योंकि इनका इस्तेमाल भेड़ियों को मारने और दुश्मन के सैनिकों को लड़ाई के दौरान घोड़ों से नीचे गिराने के लिए किया जाता था। इनका इस्तेमाल सुअर और बारहसिंगा जैसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए भी किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आइलैंड में भेड़ियों और बारहसिंगा की गिनती घटती गई, वैसे वैसे इतने बड़े कुत्तों की मांग भी घटती गई। 1800 के दशक की शुरुआत में ये नस्ल विलुप्ति की कगार पर थी, जब ऑगस्टस ग्राहम नाम के एक आदमी ने उन्हें बचाने के लिए इसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। ग्राहम ने इस नस्ल के बेमिसाल आकार और रूप को बनाए रखने पर फोकस करते हुए 20 सालों तक इन कुत्तों को ब्रीड किया और उन्हें विलुप्त होने के कगार से वापस लाने में कामयाब रहे। आयरिश वुल्फ हाउंड आज भी विलुप्त होने की कगार पर है और डर इस बात का है कि उनका जीन पूल इतना डाइवर्स नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकें। सच तो यह है कि इनमें से कोई भी डॉग अगर अभी भी बचा हुआ है तो ये सब ऑगस्टस ग्राहम की वजह से है, जो वाकई इन कुत्तों का सच्चा दोस्त था। परफेक्ट पेंगोलिन। होल्ड ऑन, बैकअप। क्या वो एक एंट ईटर है जिसने चेन मेल पहना है? जरा पास लाइए। दरअसल ये एक पेंगोलिन है। एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले इन कवच वाले जानवरों का वजन 73 पाउंड तक हो सकता है और उनका शरीर बेहद अजीब होता है। उनकी बाहरी त्वचा केराटिन से बनी होती है, जिससे गैंडे का सींग भी बना होता है, इसलिए वो बहुत ही मजबूत होते हैं। जब वो डर जाते हैं तो वो खुद को एक गेंद की तरह रोल कर लेते हैं और शिकारियों को दूर रखने के लिए खुद को पूरी तरह से ढक लेते हैं। कहा जाता है कि पेंगोलिन की त्वचा इतनी मजबूत होती है कि वो शेर की बाइट को भी सह सकती है। इतना नहीं, पेंगोलिन मुख्य रूप से चींटियों और छोटे कीड़ों खाता है जो कि दरारों में रहते हैं, जहां मुश्किल से पहुंचा जा सकता है। नतीजा यह है कि पेंगोलिन की एक लंबी अजीब सी जीभ होती है जिसकी लंबाई 15 इंच से ज्यादा होती है। यह डरावना और प्यारा दोनों है। भले ही आपने इसे कभी ना देखा हो, लेकिन यह प्यारा जानवर दुनिया में सबसे ज्यादा अवैध रूप से बेचे जाने वाले जानवरों में से एक है। उनका शिकार ज्यादातर उनके मीट और खाल के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल खाने में और पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। सटीक आंकड़ा मौजूद न होने के बावजूद हर साल 2 लाख से ज्यादा पेंगोलिन जंगल से शिकार किए जाते हैं। इसका मतलब है कि भले ही पेंगोलिन की 8 अलग प्रजातियां हैं, लेकिन उन सभी के विलुप्त होने का खतरा है। यार, इस तरह की सच्चाई आपको बॉल की तरह रोल होकर रोने पर मजबूर कर देती है। क्यूट काकापो। दोस्तों, न्यूजीलैंड के जंगलों में एक ऐसा जानवर मौजूद है जिसे आउल पैरट कहा जाता है, लेकिन उनका बर्ताव एक आउल कैट की तरह ज्यादा होता है। ये मोटा जंगल में रहने वाला पक्षी काकापो है। ये दुनिया में तोते की सबसे भारी भरकम प्रजाति है और एक एडल्ट तोते का वजन 9 पाउंड तक होता है। न्यूजीलैंड में वो एक आम प्रजाति थे, लेकिन जब कॉलोनाइजर वहां पहुंचे तो उन्होंने उनका शिकार करना शुरू कर दिया और नए शिकारियों को उनके इलाके में ले आए। इस सच के बावजूद के कंजर्वेशन प्रोग्राम के कारण अब जंगल में 200 से थोड़े ज्यादा काकापो मौजूद हैं।
1990 के दशक में उनमें से सिर्फ 51 ही जंगल में बचे थे, जो एक प्रजाति के लिए काफी कम है। ये सच में दुखद है, क्योंकि काकापो एक प्यारा, मिलनसार और भरोसेमंद पक्षी है। दरअसल वो इतने नाजुक होते हैं कि जब वो चौंक जाते हैं या डर जाते हैं तो वो अक्सर जहाँ कहीं भी होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि काकापो उड़ नहीं सकता है और अपने पंखों का इस्तेमाल ज्यादातर बैलेंस बनाने और पेड़ पर चढ़ने के बाद वहां से नीचे उतरने के लिए करते हैं। काकापो ज्यादातर तोतों से इस बात में अलग नहीं है कि उनकी जिंदगी लंबी होती है, इस सच के बावजूद कि उनका आकर्षक स्वभाव उन्हें एक आइडियल पेट्स बना सकता है। भले ही काकापो विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन जितने भी अभी बचे हैं वो 90 साल और जंगल में रह सकते हैं, इसलिए वो यहाँ काफी लंबे समय तक रहेंगे भाई। डरावने टार्सियर्स। दोस्तों, आप खुशकिस्मत हैं कि अगर आपने सोचा है कि अगर बेबी योडा बालों में लिपटा होता तो कैसा दिखाई देता। ये छोटा अजीब प्राइमेट एक टार्सियर है और फिलीपींस के साथ साथ दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई आइलैंड्स में पाया जाता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी विशाल हरी आंखें हैं, जो इतनी बड़ी हैं कि वो सच में उनके दिमाग जितनी बड़ी हैं। ज्यादातर निशाचर जानवरों से उलट टार्सियर्स की आंखों के पीछे रिफ्लेक्टिव लेंस नहीं होती है, जो उन्हें अंधेरे में देखने में मदद करती है। इसके बजाय उन्होंने जितना हो सके उतनी लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए ये विशाल नॉन रिफ्लेक्टिव आंखें हासिल की हैं। यही वजह है कि वो रात में इतनी चौड़ी और डरावनी दिखाई देती हैं। डरावने छोटे पेड़ के शैतानों में उनकी आंखों के अलावा और भी कई भयानक विशेषताएं हैं, जो कि बेशक उनकी सबसे बड़ी खासियत है। शिकारी होने के कारण इनके दांत मजबूत और नुकीले होते हैं और इनके हाथ बहुत ही तेज होते हैं। टार्सियर्स अपने सिर को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पीछे की तरफ छलांग लगा सकते हैं। अफसोस की बात है कि टार्सियर्स लॉगिंग और माइनिंग के साथ साथ ब्लैक मार्केट में पालतू जानवरों के रूप में बेचे जाने के कारण खतरे में है। फिलीपींस में मुश्किल से 5 या 10 हजार टार्सियर्स ही बचे हैं। इस जानवर के लिए आपकी फीलिंग्स के बावजूद इमेजिन कीजिए उनमें से एक अंधेरे में पीछे से अपने दांत और भयानक हाथ दिखाते हुए आप पर कूद रहा है। अटपटे बाल्ड आइबिस। दोस्तों, नॉर्दर्न बाल्ड आइबिस अपनी लंबी पतली चोंच, गर्दन के नुकीले पंखों और खोपड़ी की तरह दिखने वाले गंजे सिर के साथ प्राचीन समय के एक प्लेग डॉक्टर की तरह दिखाई देता है। ये प्राचीन पक्षी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जैसी बेहद गर्म मौसम वाली जगहों में पाया जाता है। इसके परिवार के फॉसिल रिकॉर्ड 6 करोड़ साल पुराने। इसका मतलब है कि डायनासोर के विलुप्त होने के कुछ मिलियन साल बाद ही इस पक्षी के पूर्वज जिंदा थे, इस दुनिया में मौजूद थे, जबकि ये एक बहुत ही मामूली पक्षी है जिसकी ऊंचाई सिर्फ 30 इंच से थोड़ी ज्यादा है। ये प्राचीन मिस्र की संस्कृति में बेहद महत्वपूर्ण था और उस जमाने की पेंटिंग्स में इस पक्षी को अक्सर देखा जा सकता है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि उन्हें दूसरी दुनिया के दूतों के रूप में देखा गया था। जिस तरह ये पक्षी दिखते हैं, आप शायद ही उन्हें दोष दे सकते हैं भाई। भले ही वो लाखों सालों से मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि वो ज्यादा लंबे समय तक मौजूद ना रहे। मौसम में बदलाव और इंसानों द्वारा कीटनाशकों के इस्तेमाल ने इस पक्षी की आबादी को बेहद कम कर दिया है और अब ये माना जाता है कि सिर्फ 1000 से भी कम पक्षी जंगल में मौजूद है। भाई, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो इतने डरावने लगते हैं। अद्भुत मंगलित्सा पेग। दोस्तों, आपने भेड़ की खाल में एक भेड़िए के बारे में सुना होगा, लेकिन एक सुअर के बारे में आप क्या कहेंगे? मंगलित्सा पेग एक प्यारा, खूबसूरत और झबरा जानवर है और इसके शरीर पर एक भेड़ की तरह ही फैंसी फर होता है। ये जो सुअर हंगरी में पाए जाते हैं और डोमेस्टिक फार्म पिग्स और देश की जंगली सुअर की आबादी के बीच क्रॉस ब्रीडिंग का नतीजा है। इसका मकसद सुअर की एक ऐसी नस्ल बनाना था जो मोटी और बड़ी हो, लेकिन उसे मामूली सुअरों की तरह हाथों की देखभाल की आवश्यकता ना हो। इसके नतीजे में पैदा हुआ एक बहुत बड़ा सुअर जिसमें बहुत ज्यादा मीट, ढेर सारी चर्बी और बेहद नरम फर था। ये सुअर अपने फर के कारण पूरे साल बाहर रह सकते हैं, यहाँ तक कि सर्दियों में भी, लेकिन वो भी खतरनाक रूप से विलुप्त होने की कगार पर आ गए। शायद इसलिए आपने उनके बारे में कभी नहीं सुना होगा या उन्हें पर कभी नहीं देखा होगा। 20वीं शताब्दी के मध्य में इंडस्ट्रियल फार्मिंग में उछाल के दौरान मंगलित्सा का महत्व काफी कम हो गया था। किसानों ने अलग अलग तरह के सुअरों को पालने का फैसला किया, क्योंकि मंगलित्सा सुअरों को पनपने के लिए बहुत ज्यादा जगह और समय की जरूरत होती है। 1990 के दशक तक सिर्फ 198 मंगलित्सा सुअर ही बचे थे। शुक्र है, आगे की सोच रखने वाले जेनेसिस्ट पीटर टोथ ने कुछ सुअरों को बचा लिया और उनकी देखभाल करना और उनको पालना शुरू किया। आज हंगरी में एक साल में लगभग 60,000 मंगलित्सा सुअर पैदा होते हैं। इसका मतलब है कि वो विलुप्त होने की पहुंच से बाहर हैं, या जब तक दुनिया भर में फर वाले स्वादिष्ट बेकन को खाने की मांग बढ़ नहीं जाती। प्यारे ऑटर हाउंड।
दोस्तों अगर आप यूके में रहते हैं और सैकड़ों ऑटर से घिरे नहीं हैं तो आप ऑटर हाउंड को शुक्रिया कह सकते हैं। ऑटर हाउंड एक बड़ा डॉग है जिसे साल 1300 में इंग्लैंड में नदी में पाए जाने वाले ओटर का शिकार करने के लिए ब्रीड किया गया था। अपने जाल वाले पंजे, मजबूत पैर और पूंछ के कारण ये डॉग अपने काम में काफी माहिर थे, जिससे वो अच्छे तैराक बन गए। उन्हें एक खास मकसद से ब्रीड किया जाता था क्योंकि वो आज भी एक मुश्किल पालतू जानवर हैं और एक बार जब वो किसी स्मेल की तरफ को आकर्षित हो जाते हैं तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। लगभग 27 इंच लंबे और बड़े होने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अरे बाप रे, और वो शोर भी बहुत ज़्यादा मचाते हैं भाई। 1960 के दशक में ऑटर के शिकार को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद कई ऑटर हाउंड मार दिए गए। तब से इन डॉग्स की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं रही है और उन्हें पालने में भी लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है। आज माना जाता है कि दुनिया में 800 से भी कम ऑटर हाउंड बचे हैं। भाई लगता है कि ये बेचारे अपनी ही काबिलियत के शिकार हैं। सिंधु नदी की अजीब डॉल्फिन। दोस्तों कुछ ही मैमल्स इंडस रिवर डॉल्फिन जितने अनोखे, अजीब और दिलचस्प होते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान में सिंधु नदी के निचले हिस्सों और भारत में ब्यास नदी में पाए जाते हैं। डॉल्फिन की ये प्रजाति 8 फुट 2 इंच तक बढ़ सकती है। समुद्र में रहने वाले अपने भाइयों की तुलना में इनके दांत ज्यादा नुकीले और डरावने होते हैं। इस डॉल्फिन के ऊपरी जबड़े में 39 दांत होते हैं और निचले जबड़े में थोड़े कम, जिसका इस्तेमाल वो नदी में रहने वाले अपने शिकार को पकड़ने के लिए करती है। ये इसलिए भी अनोखी है कि इसकी आंखें इतनी छोटी हैं कि ये लगभग पूरी तरह से अंधी होती है। वो उनके सर के ऊपर मौजूद मेलन नाम की एक गांठ की आवाज की मदद से नेविगेट करती है। जब साउंड वेव्स वापस आती हैं तो डॉल्फिन उनका इस्तेमाल अपने आसपास का नक्शा बनाने के लिए करती है, जैसे कि वो साउंड की मदद से देख रही हो। वो अपने बेहद सटीक इलोकेशन के कारण 50 फीट से ज्यादा की दूरी से पानी में मौजूद मकई के एक दाने का पता लगा सकती है। अपने मेलन का इस्तेमाल कीजिए भैया। माना जाता है कि इस प्रजाति का जन्म प्राचीन टेथे सागर में हुआ था, एक ऐसा महासागर जो लगभग 5 करोड़ साल पहले सूख गया था। जैसे जैसे समुद्र धीरे धीरे सिकुड़ता गया, डॉल्फिन को छोटे छोटे तालाबों और झीलों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, जैसे कि इन बेचारे जानवरों के लिए यह पहले से काफी नहीं था। डैम कंस्ट्रक्शन और पॉल्यूशन ने उनकी गिनती को और भी कम कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि आज लगभग 1800 इंडस रिवर डॉल्फिन ही बची हैं। भाई लगता है ये डॉल्फिन अब डॉल्फिनिश होने वाली है। शानदार फ्लैप शेल टर्टल। दोस्तों अभी जिसे आप देख रहे हैं वो किसी ग्रिल्ड चीज सैंडविच की फिलिंग नहीं है जो किसी के हाथों में गिर गई हो। ये एक जिंदा चीज है। ये येलो फ्लैप शेल टर्टल है और ये बहुत ही अनोखा है। फ्लैप शेल टर्टल दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले कछुए की एक प्रजाति है जिसे इसके ओवल शेप्ड शेल के लिए पहचाना जाता है, जबकि फ्लैप शेल टर्टल को वर्तमान में शिकार के कारण एक कमजोर प्रजाति के रूप में जाना जाता है। येलो फ्लैप शेल एक बेहद ही दुर्लभ प्रजाति है जिसे जंगल में सिर्फ कुछ बार ही देखा गया है। इसमें एक यूनिक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मेलानिन के लेवल को कम करता है, एक ऐसा पिगमेंट जो जिंदा सेल्स को रंग देता है जिसे ये जानवर पैदा करता है। ये पता लगाना मुश्किल है कि क्या ये एल्बिनिज्म है जो मेलानिन फॉर्मेशन की कमी का कारण बनता है, या ल्यूसिज्म जो मेलानिन के एक हिस्से की कमी का कारण बनता है, जिसका नतीजा ये कछुआ है जिसका रंग पीला होता है। ये एक बेहद दुर्लभ नजारा है क्योंकि भारत में अब तक सिर्फ ऐसे 2 ही कछुए देखे गए हैं। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये कछुआ एक चीज स्लाइस जैसा ज्यादा दिखाई दे रहा है या एक बटर स्लैब जैसा। शायद उन्हें इसका नाम बदलकर डेयरी शेल टर्टल रख देना चाहिए, है ना। स्ट्रेंज सेज ग्राउस। तो अब अगला जानवर एक असली शोबोट है। शेज ग्राउस को अमेरिका के शेज ब्रश का ऑब्लिगेट इनहेबिटेंट कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये किसी दूसरी जगह में नहीं रह सकता है और ना ही रहता है। वो शिकारियों से छुपने और खराब मौसम से खुद को बचाने के लिए स्वेज ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और वो इसकी पत्तियों और कलियों को खा जाते हैं। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उनका क्या होगा अगर शेज ब्रश को ही खतरा हो। अफसोस की बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी डेवलपमेंट ने समय के साथ शेज ग्राउस के एनवायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचाया और पिछले 30 सालों में कनाडा की आबादी में 98% की गिरावट आई है और 2013 तक वो 16 अमेरिकी राज्यों से 5 में से हटा दिए गए जिनमें वो रहा करते थे। लेकिन इन सबके बावजूद सेज ग्राउस एक क्लासिक अटेंशन सीकर है। मेल सेज ग्राउस लेक नाम के स्टॉम्पिंग ग्राउंड में फीमेल का ध्यान आकर्षित करने के लिए लड़ाई करते हैं। ये पक्षी उस जगह के चारों तरफ चक्कर लगाता है और खुद को फुला भी लेता है और अपने सीने में एक अजीब सी थैले भी फुला लेता है। इसके अलावा डांसिंग और बैलूनिंग से एक पोटेंशियल पार्टनर को आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही अनोखी आवाज पैदा करता है। भाई मुझे तो ये बड़ा ही शानदार लग रहा है। खूबसूरत गोल्डन टाइगर। दोस्तों गोल्डन टाइगर जैसी शानदार चीज वाकई नहीं हो सकती है ना। ये सच में एक पुरानी कुंग फू फिल्म के नाम की तरह लगता है। जरा रुकिए 1 मिनट मुझे पता था।
लेकिन ध्यान रखिए कि अभी जिसे आप देख रहे हैं वो एक असली जानवर है। इन खूबसूरत जानवरों को गोल्डन टाइगर्स, स्ट्रॉबेरी टाइगर्स और कभी कभी गोल्डन टेबी टाइगर्स भी कहा जाता है। आप उन्हें चाहे जो भी कहें, वो बेहद दुर्लभ है और पूरी दुनिया में इनकी गिनती 30 से भी कम हो सकती है। गोल्डन टाइगर्स के शरीर पर सफेद रंग के साथ साथ उनके बंगाली भाइयों की तुलना में गोल्डन पैच और बहुत ही हल्की गोल्डन धारियां होती हैं। ये एक सिंपल कलर चार्ट है जिसमें एक नॉर्मल बंगाल टाइगर से तुलना की गई है। भले ही वो सभी तरफ से पूरी तरह से अलग रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन वो दोनों ही बेहद शानदार हैं भाई। गोल्डन टाइगर्स का रंग बहुत ही रेयर है, लेकिन ये एक असली सब स्पीशीज नहीं है। इसका ये रूप एक बेहद दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। अलग रंग होने के अलावा गोल्डन टाइगर्स अपने नॉर्मल कलर्ड काउंटर पार्ट्स की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं और उनका फर घना और नरम होता है। बस इस बात का ध्यान रखो भाई कि ये बिल्लियां दिखने में चाहे कितनी हसीन क्यों ना हो, असल में ये सुनहरे रंग के खूंखार दरिंदे हैं। पिग नोज टर्टल। माफ कीजिए, परेशानी सिर्फ इतनी है कि इन कछुओं के अजीब और गरीब नाक को देखकर ऐसा लगता है कि वो लगातार अपने चेहरे को कांच पर दबा रहे हैं। पिग नोज टर्टल को ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में ताजे पानी में पाया जा सकता है, जहां ये लंबाई में 27.5 इंच तक बढ़ सकता है और इसका वजन 66 पाउंड तक हो सकता है। उन्हें फ्लाई रिवर टर्टल जैसे बेहतरीन नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ऐसे चेहरे की वजह से कोई भी उन्हें ये नहीं कहता। लेकिन कछुए की ये अजीब नाक एक सर्वाइवल टूल भी है। कछुआ अपनी नाक से ऊपर उठता है जबकि उसका बाकी हिस्सा पानी में डूबा रहता है और शिकारियों से छुपा रहता है। उसकी नाक उन्हें गंदे पानी में खाना ढूंढने में मदद करती है, जिसे उनका घर कहा जाता है। अफसोस की बात है कि गैर कानूनी पेट मार्केट्स और खाने के रूप में इन जानवरों के अंडों की बिक्री ने इस दुर्लभ प्रजाति को और भी खतरे में डाल दिया है। यार, क्या ऐसा इसलिए है कि इसका स्वाद एक बेकन की तरह? फ्लैट हेडेड कैट। दोस्तों, क्या आप फ्लैट हेडेड या पिग नोज कहलाना पसंद करेंगे? कुछ बेचारे जानवर इन नामों से अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकते। ये फ्लैट हेडेड कैट है और ये इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पाई जा सकती है। ये बिल्लियां ज्यादातर मछलियां खाती हैं और इनका अजीब शेप इन्हें एक शानदार शिकारी बनाती है। इनकी चौड़ी आंखें, तिरछा सिर और छोटे कान एक ऐसे जानवर के लिए एकदम सही हैं जो पानी में कूदकर अनजान मछली पर हमला करता है। इस बिल्ली के दांत भी कई दूसरी बिल्लियों की तुलना में बड़े और नुकीले होते हैं, जिससे उसे आसानी से चिपचिपी मछलियों को पकड़ने काटने में मदद मिलती है। चपटे सिर वाली बिल्ली के पैर भी पूरी तरह से फैले हुए होते हैं। अगर आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं तो हमारे इस दोस्त को ये फनी फ्लैट हेडेड कैट नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि बिल्ली की एक और प्रजाति को पहले ही द फिशिंग कैट नाम दिया जा चुका था। यार, साइंटिस्ट कितने बेरहम हो सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग और ज्यादा बेरहम हो सकते हैं। अफसोस की बात है कि अपने प्राकृतिक दलदली वातावरण के 70% से ज्यादा को प्लांटेशन और एग्रीकल्चरल लैंड में बदल दिए जाने के कारण बिल्ली की प्रजाति दुनिया भर में विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसा माना जाता है कि जंगल में 2500 से भी कम बिल्लियां बची हैं और ये गिनती तेजी से घट रही है। भले ही ये बिल्ली मछली पकड़ सकती है, लेकिन ये सुकून कभी भी हासिल नहीं कर सकती भाई। डांडी डिनमोन टेरियर। दोस्तों, आइए मैं आपको डांडी डिनमोन टेरियर से मिलवाता हूं। अगर नाम से आपको पता नहीं चला तो ये ब्रिटिश डॉग हैं। इन डॉग्स को 1700 के दशक में छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए ब्रीड किया गया था और शुरू में उनके अनोखे रंग के कारण उन्हें मस्टर्ड या ब्लैक पेपर टेरियर के रूप में भी जाना जाता था। एक ब्रिटिश लेखक सर वॉल्टर स्कॉट ने डांडी डिनमोन नाम के एक किसान के बारे में लिखने के बाद उन्हें ये फैंसी नाम दिया था, जिसके पास ये 6 छोटे बदमाश थे। इनकी लंबाई 11 इंच से थोड़ी ज्यादा होती है और इनका वजन 24 LBS तक होता है। और ये छोटे टेरियर वाकई में बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि डांडी डिनमोन टेरियर कुत्तों की दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे विलुप्त प्रजाति में से एक है। 2015 में यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ 79 डिनमोन डॉग ही पैदा हुए थे, जिससे कई लोगों को यह विश्वास हो गया था कि ये डॉग अब विलुप्त होने के करीब है। उस मशहूर पांडा की तुलना में जो विलुप्त होने की कगार पर है, इस छोटे डॉग की मौत का कारण जितना सिंपल है उतना ही दर्दनाक भी है। यह पॉपुलर नहीं है। आजकल डिजाइनर डॉग्स और लैब्राडोodles और कॉकपू जैसे फैंसी क्रॉसब्रीड डॉग्स को ज्यादा पसंद किया जाता है। इस नन्हे डांडी को अब कोई नहीं चाहता, लेकिन क्या आप कभी इन पप्स में से किसी एक को अपनाने के बारे में सोचेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। नरम शैल वाला कछुआ। दोस्तों, अगर आपको कछुए के बारे में कोई एक बात बतानी हो तो वो क्या होगी? मुझे लगता है ज्यादातर लोग जवाब देंगे उनके शैल गोल और सख्त होते हैं, लेकिन नरम शैल वाले कछुए के मामले में बिल्कुल विपरीत है। इनफैक्ट वो एक पैनकेक की तरह दिखते हैं। एक फ्लैट
फ्लेशी पैनकेक। ये एक पतले सिर वाला सॉफ्ट शेल टर्टल है और ये मुख्य रूप से पाकिस्तान और भारत की नदियों में पाया जाता है। लेकिन इन कछुओं का रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज्यादा होता है और उन्हें अक्सर एशिया के ब्लैक मार्केट में खाने और दवा के लिए बेचा जाता है। इसके अलावा अगर इसकी बिक्री को कंट्रोल नहीं किया गया तो निकट भविष्य में इसके विलुप्त होने का खतरा है। और अगर आपको ये जानवर पहले से अजीब नहीं लगा तो ये 4 फीट तक लंबा भी हो सकता है। तो बेसिकली ये सर्फिंग के लिए काफी बड़ा है। भले ये देखने में ऐसा ना लगे, लेकिन इस अजीब जानवर की गर्दन सच में बहुत ही लंबी है। जमीन पर खुद को नीचे रखते हुए ये नदियों के तल पर घूमता है। जब एक स्वादिष्ट दिखने वाली मछली तैरती हुई आती है तो वो जल्दी से अपनी गर्दन निकालता है और उसे निगल लेता है। क्या आपको अंदाजा है कि इस जानवर द्वारा निगल लिया जाना कितना ह्यूमिलेटिंग होगा, है ना यार। आई एम सॉरी, पर बदकिस्मती से मैं इस जानवर के रंग रूप का कुछ भी नहीं कर सकता। प्यारा डुडोंग। दोस्तों, ये तैरता हुआ प्यारा गोल शरीर द वन एंड ओनली डुडोंग का है। ये गोल मटोल चंचल मछलियां मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटों के करीब पाई जाती हैं, लेकिन ये भारत के प्रशांत महासागर में भी पाई जा सकती हैं। हैबिटेट के नुकसान और मीट और तेल के लिए शिकार किए जाने के उनके लंबे इतिहास के कारण डुडोंग को पहले ही विलुप्त होने के करीब माना जाता है। स्टेलर की समुद्री गाय, जो उनके करीबी रिश्तेदारों में से एक, शिकार किए जाने के कारण पहले ही विलुप्त हो चुकी है। उनके बड़े भारी शरीर और समुद्री घास पर अपना दिन बिताने की आदत के कारण डुडोंग को सी काउस का नाम दिया गया है, जिसके बारे में बोलते हुए डुडोंग को अपनी ओवर ग्लास शेप को बनाए रखने के लिए बहुत सी समुद्री घास की जरूरत होती है। एक डुडोंग, जिसका वजन आमतौर पर 550 पाउंड से ज्यादा होता है, हर दिन 90 पाउंड समुद्री घास खाने के लिए जाना जाता है, जो हर 24 घंटे में 6 बॉलिंग बॉल खाने जितना होता है। यह अद्भुत जानवर पूरी तरह से शाकाहारी हैं और वो कुछ नहीं खाते हैं। हालांकि डुडोंग का मैनेट से गहरा संबंध है, लेकिन हाथी उनका सबसे करीबी जमीनी रिश्तेदार है। वेल, मुझे लगता है कि मैं इस फैमिली रिजेम्बलेंस को समझ सकता हूँ। भयानक घड़ियाल। दोस्तों, घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं और इस दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले मगरमच्छों में से एक हैं। इस प्रजाति के मेल की लंबाई मैक्सिमम 20 फीट तक पहुंच सकती है, लेकिन ये वो नहीं है जो उन्हें अलग बनाता है। उनका अजीब पतला स्नाउट सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये खाने में उनकी मदद करने के लिए डिजाइन किए गए। एलिगेटर और मगरमच्छों के विपरीत घड़ियाल मुख्य रूप से पानी के नीचे मछलियों और कीड़ों खाते हैं। चूंकि उनका शिकार बहुत ही स्लिपरी और फुर्तीला होता है, घड़ियाल बहुत तेज और फुर्तीले हो गए हैं, जबकि उनके पतले स्नाउट का मतलब है कि उनका बाइट इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो पानी को काटते हुए मगरमच्छ या एलिगेटर की तुलना में बहुत तेजी से तैर सकते हैं। किसी समय में वो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में पाए जाते थे, लेकिन 1940 के दशक के बाद से जंगलों की लगातार कटाई के कारण घड़ियालों की आबादी में 98% तक की कमी आई है और अब इनमें से लगभग 250 घड़ियाल ही भारत और नेपाल में बचे हैं। भाई वाह, ये समझना मुश्किल है कि ये जानवर आखिर इतना मुस्कुरा क्यों रहा है। रोटी आइलैंड स्नैक नेक टर्टल। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस अजीब जानवर का नाम रोटी आइलैंड स्नैक नेक टर्टल टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल के टाइटल सॉन्ग के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है। इन छोटे कछुओं के शैल की लंबाई 9 इंच से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनकी लंबी गर्दन उनके शैल की लंबाई की तुलना में लगभग बराबर होती है। इस प्रजाति के दूसरे लंबी गर्दन वाले कछुए, जैसे कि चौड़े शैल वाले कछुए, अपनी सुपर लंबी गर्दन का इस्तेमाल पास से गुजरते हुए शिकार पर लपकने और उन्हें पकड़ने के लिए करते हैं। उनकी गर्दन इतनी लंबी है कि वो उन्हें पूरी तरह से अपने शैल में वापस नहीं ले जा पाते, इसके बजाय वो उन्हें सिर्फ एक तरफ मोड़कर दिखानी होती है। तो इस तरह से ये एक मजबूत शैल होने का फायदा क्या है ना? नहीं ना? चाहे जो भी हो, ये सिर्फ इंडोनेशिया में रोटी आइलैंड पर ही पाए जाते हैं, लेकिन इस कछुए की चमकदार आंखें, प्यारे से चेहरे और लंबी गर्दन ने इसके खिलाफ ही काम किया है। ये जानवर बहुत ही अजीब तरह से आकर्षक है और इंटरनेशनल पेट ट्रेड में इनकी डिमांड बहुत है। इसने इस अजीबोगरीब कछुए को जंगल में विलुप्त होने के कगार पर लाकर भी खड़ा कर दिया है, लेकिन ये पता नहीं है कि कितने कछुए अभी भी जिंदा हैं और पालतू जानवरों के रूप में रह रहे हैं, लेकिन वो रिप्रोड्यूस करके जंगल में आबादी को नहीं बढ़ा पाएंगे। ये बहुत ही बुरा है मेरे भाई।